आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। इससे पहले लास्ट लेक्चर जो थे वो हमारे थे रिलेटेड टू एनालिसिस ऑफ इनडिटरमिनेट बीम्स एंड फ्रेम्स, जो कि हम जो है स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड हमने पढ़ा है, उससे हमने एनालिसिस ऑफ बीम एंड फ्रेम्स किया है। आज का टॉपिक मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड है। ये आपके पास एक दूसरा जो है वो डिस्प्लेसमेंट मेथड में आता है। For beams and frames without side sway, it does not involve the solution of simultaneous equation। तो इसमें आपके पास simultaneous equation solve करना जो है वो इसमें नहीं है, ये थोड़ा सा different method है। मतलब सेम वही स्ट्रक्चर जो आप स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन मेथड से कर चुके हैं, तो वही एग्जांपल जो है वो आप इससे भी कर सकते हैं। ये एक अल्टरनेटिव मेथड है। For frame with side sway, number of simultaneous equation usually equal to number of independent joint translations. In this method, moment equilibrium equations of joints are solved iteratively by considering the moment equilibrium at one joint at a time, while the remaining joints are considered to be restrained. तो ये जो मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड है, इसमें मोमेंट इक्विलिब्रियम इक्वेशन जो है जॉइंट्स की, वो आइट्रेशंस, मतलब उसमें आइट्रेशंस होती हैं, तो आइट्रेटिव मेथड से उसको हम सॉल्व करते हैं किसी भी एक जॉइंट को, और बाकी जो जॉइंट्स हैं उनको हम कंसिडर करते हैं कि वो आपके पास रिस्ट्रेंट जॉइंट्स हैं। तो स्टार्ट में हम जो है थ्योरेटिकल पोर्शन इसका पढ़ेंगे। मे भी शायद आपको ज्यादा क्लियर समझ ना आए कि क्या हो रहा है, लेकिन जब हम प्रैक्टिकल एग्जांपल करेंगे तो वहां पे फिर आपको समझ आ जाएगी कि ये हमने कैसे सॉल्व करना है। डेफिनेशन एंड टर्मिनोलॉजी। साइन कन्वेंशन जो है वो हम यहाँ पे काउंटर क्लॉकवाइज member and movements are considered positive, while clockwise movements on joints are considered positive. Member stiffness. Consider a prismatic beam AB which is hinged at end A and fixed at end B. Let us suppose AB एक जो है प्रिज्मेटिक बीम है जिसमें ए एंड आपके पास हिंज्ड है और बी एंड जो है वो आपके पास फिक्स्ड है, जिसकी लेंथ आपके पास एल है और ई आई जो है यहाँ पे कांस्टेंट है। तो ये जो केस है, अगर ऐसा एक प्रिज्मेटिक बीम का केस हो, तो इसमें अगर इफ वी अप्लाई अ मोमेंट एम at the end A, the beam rotates by an angle theta at the hinged end A and develops a moment MBA at the fixed end B as shown in figure। अब अगर ये आपके पास जो ए बी बीम हमने कंसिडर की है, अगर इसके एंड ए पे हम जो है एक मोमेंट अप्लाई करें, एम मोमेंट अप्लाई करें, तो ये मोमेंट जो है इस बीम को रोटेट करेगा बाय एन एंगल थीटा। यहाँ पे हिंज्ड एंड पे एट एन एंगल थीटा इसको रोटेट करेगा, क्योंकि हिंज्ड सपोर्ट जो है वो हमें हमारे पास मोमेंट को रेजिस्ट नहीं करता। यहाँ पे मोमेंट होगी तो रोटेशन आपके पास आएगी, वो रोटेशन आपके पास थीटा की इक्वल होगी। एंड डिवेलप्स अ मोमेंट MBA एट द फिक्स्ड एंड एज शोन इन फिगर। और इसकी वजह से यहाँ पे एक मोमेंट डिवेलप होगी जिसको हम नाम देते हैं MBA का। जिस तरह आपने स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन में पढ़ा था कि अगर ये यहाँ पे जो मोमेंट होगी वो आपके पास MAB होगी और फार एंड पे आपके पास मोमेंट जो है वो MBA होती है। The relationship between the applied moment m and the rotation theta can be established using slope deflection equation। अब ये जो रिलेशनशिप है बिटवीन द मोमेंट m, ये जो आपके पास मोमेंट m है और ये जो रोटेशन थीटा है, तो इन दोनों के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो हम सेम जो लास्ट हमने मेथड पढ़ा है स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन, उसे यूज करके ये रिलेशन हम डेवलप करेंगे। तो जो स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन हमारे पास थी, उस स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन में हम क्या करेंगे कि बाय सब्स्टिट्यूटिंग एम एन एफ इज इक्वल टू एम, यानी हमारे पास जो वो इक्वेशन थी वो क्या थी कि एम एन एफ इज इक्वल टू 2 EI डिवाइडेड बाय लेंथ 2 थीटा एन प्लस थीटा एफ माइनस 3 साई प्लस फिक्स एंड मोमेंट एन एफ। तो वो जो इक्वेशन है एन एफ वाली, उसमें हम ये पुटिंग करेंगे तो हमारे पास एम एन एफ की जगह अगर हम एम पुट करें, क्योंकि हम m फाइंड करना, m और थीटा के दरमियान रिलेशन फाइंड कर रहे हैं, तो एम एन एफ हमारा m हो जाएगा। अगर ये आप यहाँ से देखें,
यहाँ पे m है तो ये आपका MNF m हो जाएगा, थीटा n विल बी इक्वल टू थीटा, तो ये थीटा n जो है वो थीटा नियर होता है, तो ये आपके पास थीटा हो जाएगा, थीटा f साइन एंड फिक्स एंड मोमेंट NF इज इक्वल टू 0। अब थीटा f जो है क्योंकि फार एंड हमारे पास फिक्स्ड है, तो फिक्स्ड एंड जो है वहां पे मूवमेंट हम रोटेशन नहीं होगी, इस वजह से थीटा एफ आपका 0 हो जाएगा, साई भी आपका 0 होगा, क्योंकि आपके पास यहाँ पे कोई सेटलमेंट नहीं गिवन, अगर सेटलमेंट गिवन होती तो उस बेसिस पे यहाँ पे आपके पास साई की कोई ना कोई वैल्यू आती। और फिक्स्ड एंड मूवमेंट NF जो है ये भी आपके पास इक्वल टू 0 है, क्योंकि जो बीम हमने कंसिडर किया है यहाँ पे अगर आप देख लें तो कोई आपके पास एक्सटर्नल लोडिंग हमने नहीं ली, अगर यहाँ कोई एक्सटर्नल लोडिंग होती तो हमारे पास यहाँ पे फिक्स एंड मूवमेंट की वैल्यू आती। तो ये सारी वैल्यूज जो है हम स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन में पुट करेंगे, तो हमारे पास जो फाइनल यहाँ से आउटपुट निकलेगा वो होगा कि कैपिटल M इज इक्वल टू 4EI डिवाइडेड बाय लेंथ इनटू थीटा। वो कैसे, वो ऐसे आएगा क्योंकि अकॉर्डिंग टू फार्मूला, अकॉर्डिंग टू स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन, this M will be equal to 2EI divided by length 2 theta n, but theta n is equal to theta, so 2 theta plus theta f is equal to 0 minus 3 psi is equal to 0 plus fixed and moment NF is equal to 0। तो ये तीनों टर्म्स तो 0 हो गई, आपके पास सिर्फ रह गया ये 2EI डिवाइडेड बाय लेंथ इंटू 2 थीटा, तो वो 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 4EI डिवाइडेड बाय लेंथ इंटू थीटा आएगा। तो ये जो आपके पास इक्वेशन 1 बनी है M इज इक्वल टू 4EI डिवाइडेड बाय लेंथ इनटू थीटा, ये आपके पास बेसिकली वही स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन हमने यूज की है, वहां से आई है। अब बेंडिंग स्टिफनेस जो है के बार से डिनोट होता है बेंडिंग स्टिफनेस। तो बेंडिंग स्टिफनेस ऑफ अ मेंबर इज डिफाइंड एज द मोमेंट दैट मस्ट बी अप्लाइड एट एन एंड ऑफ अ मेंबर टू कॉज अ यूनिट रोटेशन ऑफ दैट एंड। तो जो बेंडिंग स्टिफनेस है आपके पास वो किसी भी मेंबर का, उसको हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि मूवमेंट, इतनी मूवमेंट किसी भी एक एंड पे हम लगाएं कि उसकी वजह से उसी एंड पे जो रोटेशन हमारे पास आए, तो वो जो रोटेशन है वो यूनिट रोटेशन हो, यूनिट रोटेशन का हो। तो तब जिस मूवमेंट के अगेंस्ट हमारे पास किसी भी एंड पे यूनिट रोटेशन का हो, तो वो जो हमारे पास मूवमेंट लगेगी वो हमारे पास बेसिकली बेंडिंग स्टिफनेस है। सो बाय सेटिंग थीटा इज इक्वल टू 1 रेडियन, यूनिट रोटेशन का होना, तो उसका मतलब ये है कि हमारे पास जो रोटेशन है वो 1 रेडियन के इक्वल होगा। इन इक्वेशन 1 वी ऑब्टेन्ड द एक्सप्रेशन फॉर द बेंडिंग स्टिफनेस ऑफ द बीम ऑफ फिगर 2b। तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला हमारे पास जो मोमेंट लगती है जिसकी वजह से यूनिट रोटेशन का हो, वो हमारे पास क्या है, बेंडिंग स्टिफनेस। ठीक है, तो हमारे पास जब रोटेशन को हम 1 ले रहे हैं, यानी थीटा को 1 ले रहे हैं, तो हमारे पास ये जो मूवमेंट है इसको हम लिख सकते हैं कि हमारे पास बेंडिंग स्टिफनेस की इक्वल है। तो इसकी जगह हमारे पास बेंडिंग स्टिफनेस के बार आ जाएगा 4EI डिवाइडेड बाय लेंथ, और थीटा की वैल्यू आपके पास 1 हो जाएगी। तो हमारे पास जो बेंडिंग स्टिफनेस है किसी इस बीम का, वो आपके पास इक्वल हो जाएगा के बार इज इक्वल टू 4EI डिवाइडेड बाय लेंथ। When the modulus of elasticity of all the members of a structure is same constant, it is usually convenient to work with the relative bending stiffness of the member in the analysis। तो अगर आपके पास मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो है वो जितने भी मेंबर्स हैं किसी भी स्ट्रक्चर में, वो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी अगर आपके पास सेम है, कांस्टेंट है, तो वहां पे कह रहे हैं कि ये ज्यादा इजी होता है कि हम रिलेटिव बेंडिंग स्टिफनेस ऑफ मेंबर जो है उसको यूज करें फॉर द एनालिसिस पर्पस। तो अब रिलेटिव बेंडिंग स्टिफनेस क्या है, रिलेटिव बेंडिंग स्टिफनेस के, जिसको हम के से डिनोट करते हैं, ऑफ अ मेंबर इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग इट्स बेंडिंग स्टिफनेस के बाय 4e। जो हमारे पास बेंडिंग स्टिफनेस के बार है, इसको हम 4 टाइम्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी से डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास जो है वो रिलेटिव बेंडिंग स्टिफनेस आ जाएगा। तो ये जो हमारे पास के बार था ये 4EI डिवाइडेड बाय लेंथ था, अगर इसको हम 4e से डिवाइड करें तो 4e कैंसल आउट हो जाएगा, सिर्फ रह जाएगा I बाय लेंथ।
तो हमारे पास जो रिलेटिव बेंडिंग स्टिफनेस है वो हमारे पास इक्वल हो जाएगा I डिवाइडेड बाय लेंथ। तो ये तो आपके पास बेंडिंग स्टिफनेस और रिलेटिव बेंडिंग स्टिफनेस हो गया। नाउ सपोज दैट द फार एंड ऑफ द बीम इज हिंज्ड एज शोन। अब अगर फार एंड हमारे पास हिंज्ड सपोर्ट है, पहले केस में क्या था कि फार एंड हमारे पास फिक्स सपोर्ट थी। यहाँ पे अब क्या है कि अगर फार एंड हमारे पास हिंज्ड है तो उस केस में क्या होगा कि रिलेशन बिटवीन द अप्लाइड मोमेंट m एंड द रोटेशन theta of and a of the beam can now be determined by using the modified slope deflection equation. अब फार एंड हमारे पास अगर हिंज्ड हो तो उस केस में हम क्या करते हैं, मॉडिफाइड स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा कि एम आर एच जो है वो एम की इक्वल हो जाएगा, ठीक है। थीटा आर जो है मॉडिफाइड स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन का वो थीटा की इक्वल हो जाएगा, और साई फिक्स एंड मोमेंट आर एच फिक्स एंड मोमेंट एच आर इक्वल टू 0 in modified slope deflection equation be obtained. तो modified slope deflection equation में ये वैल्यूज हम पुट करते जाएंगे तो हमारे पास जो फाइनल मूवमेंट आएगी वो m इज इक्वल टू, ये जो m मूवमेंट अप्लाइड है m इज इक्वल टू 3ei डिवाइडेड बाय लेंथ इनटू थीटा। अब यहाँ पे साई फिक्स एंड मूवमेंट्स इसलिए जीरो हैं क्योंकि कोई सेटलमेंट नहीं गिवन, और फिक्स एंड मूवमेंट्स इसलिए जीरो हैं क्योंकि आपके पास अप्लाइड कोई लोड नहीं है। अब हम बेंडिंग स्टिफनेस के लिए अगर हम देखें तो वो उसके लिए हम क्या करते हैं कि जो रोटेशन है वो यूनिट रोटेशन का होनी चाहिए। तो जब यूनिट रोटेशन का होगी तो जो मोमेंट आपके पास आएगी वो मोमेंट जो है इक्वल टू होगी बेंडिंग स्टिफनेस के। तो यहाँ पे ये मूवमेंट अगर थीटा को हम 1 पुट करें तो ये जो मूवमेंट है ये बेंडिंग स्टिफनेस की इक्वल हो जाएगी, तो के बार हमारे पास 3ai डिवाइडेड बाय लेंथ की इक्वल हो जाएगा। तो ये आपके पास के बार इज इक्वल टू 3ai डिवाइडेड बाय लेंथ। अब अगर हम ये जो इक्वेशन 5 है और इक्वेशन 2 इन दोनों का कंपैरिजन करें, ये जो आपके पास इक्वेशन 2 है के बार इज इक्वल टू 4ei डिवाइडेड बाय लेंथ, और ये जो इक्वेशन 5 है के बार इज इक्वल टू 3ei डिवाइडेड बाय लेंथ। तो कंपैरिजन से हमें क्या पता चलता है कि जो स्टिफनेस ऑफ बीम जो है वो रिड्यूस हो गई है 25% जब हमने फिक्स सपोर्ट एट बी जो है उसको रिप्लेस किया है बाय हिंज सपोर्ट। क्योंकि पहले केस में फिक्स सपोर्ट थी तो वहां पे हमारे पास 4ei डिवाइडेड बाय लेंथ था, अब हमारे पास जब हिंज सपोर्ट है तो 3ei डिवाइडेड बाय लेंथ हो गया। तो इसका मतलब ये है कि जो स्टिफनेस ऑफ द बीम है वो रिड्यूस हो गई है बाय 25%, ठीक है। क्योंकि पहले 4 पार्ट्स थे अब 3 पार्ट्स हो गए हैं, तो 4 पार्ट्स और 3 पार्ट्स इनको आप आपस में कंपेयर करें तो 25% जो है वो आपके पास स्टिफनेस ऑफ बीम जो है वो रिड्यूस हो गई है जब हमने फिक्स सपोर्ट जो है एट बी को रिप्लेस किया है बाय अ हिंज सपोर्ट। So the relative bending stiffness of beam can now be obtained by dividing its bending stiffness by 4e। ये तो आपके पास bending stiffness था। अब relative bending stiffness हम जो लास्ट स्लाइड में भी पढ़ चुके हैं कि वो हमारे पास क्या होता है कि bending stiffness को हम 4e से डिवाइड करें तो ये हमारे पास relative bending stiffness हो जाता है। तो बेंडिंग स्टिफनेस के बार को 4e से डिवाइड करेंगे, ये जो टर्म है इसको 4e से डिवाइड करेंगे तो ई तो आपस में कैंसल आउट हो जाएगा, क्या रह जाएगा 3/4 I बाय एल। तो यहाँ पे आपके पास जो रिलेटिव बेंडिंग स्टिफनेस है वो 3/4 I बाय एल की इक्वल है। अब ये रिलेशनशिप्स हैं बिटवीन मोमेंट एंड द रोटेशन थीटा। अब आपके पास जो मोमेंट की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी कि अगर आपके पास जो फार एंड फिक्स्ड है तो मोमेंट आपके पास 4ei डिवाइडेड बाय लेंथ इनटू थीटा होगा, और अगर आपके पास फार एंड हिंज्ड है तो आपके पास मोमेंट 3ei डिवाइडेड बाय लेंथ इनटू थीटा के इक्वल होगा। सिमिलरली फॉर बेंडिंग स्टिफनेस ऑफ अ मेंबर तो के बार आपके पास 4ei डिवाइडेड बाय लेंथ होगा अगर फार एंड फिक्स्ड है, और ये के बार आपके पास 3ei डिवाइडेड बाय लेंथ होगा अगर फार एंड आपके पास हिंज्ड है। और रिलेटिव बेंडिंग स्टिफनेस को अगर हम देखें जिसको हम के से डिनोट करते हैं, तो अगर आपके पास फार एंड फिक्स्ड है तो उस केस में आपके पास जो रिलेटिव बेंडिंग स्टिफनेस है वो I बाय एल की इक्वल है, और अगर आपके पास फार एंड जो है मेंबर का वो हिंज्ड है तो आपके पास 3/4 I बाय एल है। तो ये सारे जो रिलेशनशिप्स हैं ये हमने पीछे जो है डिराइव करके तो वहां से लिए हैं।
अब नेक्स्ट जो टर्म है वो है कैरी ओवर मोमेंट. लेट अस कंसीडर अगेन द हिंज फिक्स्ड बीम ऑफ द फिगर. ये जो आपके पास हमने जो पहली फिगर ली थी जिसमें एक एंड हिंज थी एक एंड फिक्स थी आपके पास, वही बीम दोबारा अगर हम कंसिडर करें तो व्हेन अ मोमेंट इज अप्लाइड एट द हिंज एंड ए ऑफ द बीम, यहाँ पे ए पे जब हमारे पास मोमेंट अप्लाई होती है तो ए मोमेंट एमबीए डेवलप्स एट द फिक्स्ड एंड. तो यहाँ पे फिक्स्ड एंड पे एक मोमेंट डेवलप होगी जो कि आपके पास किस चीज की इक्वल है, एमबीए की इक्वल है. तो ये जो आपके पास एमबीए मूवमेंट है इसको हम कहते हैं कैरी ओवर मूवमेंट. ठीक है. अगर एक साइड पे आपके पास मूवमेंट जो अप्लाई है तो जो फार एंड पे आपके पास मूवमेंट जाएगी, इसी मेंबर के फार एंड पे जो मूवमेंट जाएगी वो आपके पास क्या हो जाएगी, कैरी ओवर मूवमेंट. टू एस्टेब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन द अप्लाइड मूवमेंट एम and the carryover moment MBA, we write the slope deflection equation for MBA by substituting MNF is equal to MBA, theta F is equal to theta N psi and fixed and moment NF is equal to 0 into slope deflection equation. तो MBA के लिए हम क्या करेंगे कि MNF जो है यहाँ पे अब MBA हो जाएगा, वहां पे क्या था MAB था, वहां पे थीटा एन जो है वो थीटा था और थीटा एफ 0 था. यहाँ पे थीटा एफ जो है आपके पास क्योंकि वो फार एंड हो जाएगा अब वो थीटा के इक्वल हो जाएगा और थीटा एन आपका और साई और फिक्स एंड मूवमेंट एन एफ जो है ये आपके पास 0 के इक्वल हो जाएंगे. क्योंकि अब हम एमबीए ले रहे हैं तो बी एंड फिक्स्ड है तो थीटा एन आपका 0 के इक्वल होगा क्योंकि फिक्स्ड एंड पे रोटेशन नहीं होती. तो ये वैल्यू जब हम स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास जो एम बी ए की वैल्यू आएगी वो किस चीज की इक्वल हो जाएगी, 2EI डिवाइडेड बाय लेंथ इनटू थीटा. तो अब बाय सब्स्टिट्यूटिंग थीटा इज इक्वल टू एम एल डिवाइडेड बाय 4EI, ये थीटा जो है एम एल डिवाइडेड बाय 4EI, क्योंकि यहां से अगर हम थीटा निकालें ये जो इक्वेशन 1 है तो ये थीटा किस चीज की इक्वल हो जाएगा, ये लेंथ यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा और 4EI यहाँ पे डिवाइड हो जाएंगे. तो एम एल डिवाइडेड बाय 4EI थीटा की वैल्यू आ जाएगी. इस इक्वेशन से हम थीटा की वैल्यू निकालेंगे और वो थीटा की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करें, ये जो थीटा है तो हमारे पास जो एम बी ए की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, एम डिवाइडेड बाय 2, एम डिवाइडेड बाय 2, यानी वहां पे जो आपके पास m था उसको 2 से डिवाइड कर दिया. Equation 11 indicates when a moment of magnitude m is applied at the hinged end of the beam, one half of the applied moment is carried over to the far end, provided that the far end is fixed. The direction of MBA and M is same. तो ये जो हमारे पास equation 11 है ये इंडिकेट करती है कि जब भी आपके पास कोई मोमेंट m जो है वो आपके पास अप्लाई हो रही हो हिंज्ड एंड ऑफ द बीम पे, तो इसका जो हाफ ऑफ द अप्लाइड मोमेंट है वो कैरिड ओवर हो जाएगा टू द फार एंड. लेकिन ये है कि ये इस केस के लिए है कि अगर हमारा जो फार एंड है वो फिक्स्ड है. अब अगर फार एंड ऑफ द बीम जो है वो हमारे पास हिंज्ड है एज शोन इन फिगर, तो कैरी ओवर मोमेंट जो है एमबीए जो है वो इक्वल टू 0 होगा. क्यों? क्योंकि मॉडिफाइड स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन में भी आपने पढ़ा है कि आपके पास जो फार एंड पे मोमेंट होगी वो आपके पास 0 होगी. तो एमबीए जो है वो आपके पास दोनों केसेस में, अगर आपके पास जो फार एंड फिक्स्ड है तो उस केस में जो एमबीए आपके पास आएगा वो m/2 आएगा, यानी ये जो मोमेंट अप्लाइड है डिवाइडेड बाय 2, यानी हाफ ऑफ दिस मोमेंट विल बी कैरिड ओवर टू दिस. और अगर आपके पास ये एंड जो है वो हिंज्ड है, फार एंड हिंज्ड है, तो उस केस में आपके पास एमबीए जो है वो इक्वल टू 0 होगा. अब कैरी ओवर फैक्टर, जो नेक्स्ट टर्म है वो है कैरी ओवर फैक्टर. कैरी ओवर फैक्टर जो है ये बेसिकली आपके पास द रेशियो ऑफ द कैरी ओवर मोमेंट टू द अप्लाइड मोमेंट इज कॉल्ड कैरी ओवर फैक्टर ऑफ द मोमेंट. तो आपके पास जो कैरी ओवर मोमेंट है यानी एमबीए जो था वो आपके पास कैरी ओवर मोमेंट था और अप्लाइड मोमेंट एम था, इन दोनों का जब हम रेशियो लेंगे तो ये जो आपके पास फैक्टर आएगा ये आपके पास क्या हो जाएगा, कैरी ओवर फैक्टर ऑफ द member. It represents the fraction of the applied moment that is carried over to the far end of the member. By dividing equation 12 by m, we can express the carryover factor as carryover factor is equal to
half if the far end of the member is fixed and 0 if the far end of the member is hinged. Carry over factor is basically के जो मोमेंट आपके अप्लाइड मोमेंट है उसका कितना फ्रैक्शन या कितना पार्ट जो है वो आपका फार एंड पे जो है वो कैरिड ओवर होगा। तो ये आपके पास हाफ मूवमेंट हमारे पास, हम जो लास्ट में भी स्लाइड में भी पढ़ चुके हैं कि हमारे पास अप्लाइड मूवमेंट का जो हाफ जो है वो फार एंड पे कैरिड ओवर हो जाता है। तो बेसिकली वो कितना कैरिड ओवर होता है ये आपके पास वो फैक्टर है। तो हाफ कैरिड ओवर होता है व्हेन द फार एंड इज फिक्स्ड, और 0 कैरिड ओवर होता है जब आपके पास फार एंड जो है ऑफ द मेंबर जो है वो हिंज्ड हो। नेक्स्ट जो टर्म है वो है डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर्स। When analyzing a structure by the moment distribution method, an important question that arises is how to distribute a moment applied at a joint among the various members connected to that joint. अब जब हम एनालिसिस ऑफ स्ट्रक्चर करते हैं मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड को यूज करते हुए, तो अब वो मोमेंट जो है, जो अप्लाइड मोमेंट है किसी भी जॉइंट पे, तो वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी उस जॉइंट के साथ जितने भी मेंबर्स कनेक्टेड हैं। एक जॉइंट के साथ अगर 2 मेंबर्स कनेक्टेड हैं तो उस जॉइंट पे जो मूवमेंट अप्लाई हो रही है अप्लाइड मूवमेंट, तो वो मूवमेंट दोनों मेंबर्स पे कैसे जो है डिस्ट्रीब्यूट होगी, बेसिकली ये हमारे जो है डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर है। अब कंसिडर द 3 मेंबर फ्रेम शोन इन फिगर। ये आपके पास एक 3 मेंबर फ्रेम है, ये आप देख सकते हैं, ए बी मेंबर, बी सी मेंबर एंड बी डी मेंबर, जिसका ए एंड फिक्स्ड है, सी एंड फिक्स्ड है और डी जॉइंट जो है वो आपके पास हिंज जॉइंट है। ए बी मेंबर के लिए आई जो है वो I1 है, लेंथ जो है वो L1 है। BC मेंबर के लिए I2 है और लेंथ जो है वो L2 है, और BD मेंबर के लिए I जो है वो I3 है एंड लेंथ जो है आपके पास L3 है, और E जो है वो सबके लिए कांस्टेंट है। Suppose that suppose that a moment M is applied to the joint B causing it to rotate by an angle theta as shown in figure. अब let's suppose ये जो आपके पास joint B है, यहाँ पे एक अप्लाइड मोमेंट M लगी हुई है, और ये आपके पास ये तीनों मेंबर्स जो है इसको इस मोमेंट की ये जब यहाँ पे मोमेंट अप्लाई होगी तो इसमें रोटेशन आएगी, तो वो रोटेशन जो है वो थीटा के इक्वल होगी। To determine what fraction of the applied moment is resisted by each of the 3 member AB, BC and BD, we draw free body diagram of joint B and of the 3 member AB, BC and BD. अब कितना fraction of applied moment जो है वो ये तीनों members resist करेंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसकी free body diagram बना देंगे। By considering the moment equilibrium of free body of joint B, summation of moment at point B is equal to 0, we write the summation of moment at point B equal to 0 लेंगे, तो ये जो जॉइंट B है इस पे आपके पास एक तो अप्लाइड मोमेंट कैपिटल M है, ठीक है, वो आपके पास M आ गया। एक इस AB मेंबर का अगर आप ये देखें तो MBA लगा हुआ है, तो एक MBA आपके पास आ गया। इस BD मेंबर का MBD लगा हुआ है, तो ये आपके पास MBD आ गया, और इस BC मेंबर का MBC लगा हुआ है, तो ये आपके पास MBC आ गया। तो ये 4 मोमेंट जो है इस जॉइंट B पे लगे हुए हैं। यहाँ से हम ये अप्लाइड मूवमेंट अगर निकालना चाहें तो ये M जो है ये इक्वल टू हो जाएगा नेगेटिव ऑफ ऑल दीज 3 मूवमेंट्स, क्योंकि ये इक्वल के दूसरे साइड पे जाएंगे तो तीनों आपके पास नेगेटिव हो जाएगा, तो सम ऑफ दैट मूवमेंट्स का नेगेटिव लें तो ये आपके पास इक्वल हो जाएगा दैट अप्लाइड मूवमेंट। सिंस मेंबर AB, BC and BD are rigidly connected to joint B, the rotations of and B of these members are the same as that of the joint. तो ये जो 3 मेंबर्स हैं AB, BC एंड BD जो है रिजिडली कनेक्टेड हैं जॉइंट B के साथ, तो जो आपके पास एंड B की रोटेशन है वही सेम आपके पास इन मेंबर्स की रोटेशन होगी। The movements at the ends B of the members can be expressed in terms of joint rotation theta by applying equation 7, ठीक है। अब अगर आप इक्वेशन 7 देखें तो जो आपके पास इक्वेशन 7 है वो है ये देखें मोमेंट है अप्लाइड मोमेंट, वो 4EI डिवाइडेड बाय लेंथ इनटू थीटा जब फार एंड फिक्स्ड हो, और 3EI डिवाइडेड बाय लेंथ इनटू थीटा जब फार एंड हिंज्ड हो। तो ये इक्वेशन जब हम अप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो MBA की वैल्यू आएगी वो आपके पास क्या हो जाएगी,
क्योंकि ए फार एंड है वो हमारे पास फिक्स्ड है, तो 4EI डिवाइडेड बाय लेंथ इनटू थीटा, ई और आई और लेंथ जो है वो 1 1 यूज होगा, क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन में पीछे दिया है कि MBA मेंबर के लिए या AB मेंबर के लिए आई और लेंथ जो है वो I1 एंड L1 होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं कि K बार BA इंटू थीटा, या लिख सकते हैं कि 4E इंटू KBA थीटा। सिमिलरली MBC ये भी सेम इसी तरह होगा, क्योंकि B एंड B आपके पास फिक्स्ड है, और MBD जो है वो 3EI डिवाइडेड बाय लेंथ होगा, क्योंकि आपके पास जो D एंड है वो आपके पास हिंज सपोर्ट थी, तो इसलिए ये हमारे पास 3EI डिवाइडेड बाय लेंथ इंटू थीटा आता है। ठीक है, तो K बार इंटू थीटा इज इक्वल टू 4E KBD इंटू थीटा। अब सब्स्टिट्यूशन ऑफ इक्वेशन 15, ये जो इक्वेशन 15 है, 16 है एंड 17 है, ये जो आपके पास है ये हम इक्विलिब्रियम इक्वेशन में पुट करेंगे। ये जो हमारे पास इक्वेशन 14 है, यहाँ पे MBA, MBC एंड MBD, ये जो वैल्यूज हम हैं वो यहाँ से उठाएं, MBA, MBC और MBD की ये वैल्यूज हम उस इक्वेशन में पुट करें, तो हमारे पास जो मोमेंट की इक्वेशन आएगी वो क्या आ जाएगी, नेगेटिव ऑफ, यहाँ पे क्या था MBA था, तो उसकी जगह हम क्या लिखेंगे 4EI डिवाइडेड बाय लेंथ इंटू थीटा। तो 4EI डिवाइडेड बाय लेंथ और थीटा तीनों में कॉमन है, इसलिए वो बाय लिख दिया गया है। सिमिलरली ये आपके पास MBC मेंबर के लिए है 4EI2 डिवाइडेड बाय लेंथ 2, प्लस ये आपके पास MBD मेंबर के लिए 3EI3 डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ 3। इसको हम लिख सकते हैं कि ये जो 4EI डिवाइडेड बाय लेंथ है ये हमारे पास K बार के इक्वल होता है, तो ये आपके पास आप इसे लिख सकते हैं कि K बार ऑफ BA यानी बेंडिंग स्टिफनेस ऑफ BA मेंबर। इसको हम लिख सकते हैं बेंडिंग स्टिफनेस ऑफ BC मेंबर, एंड इसको हम लिख सकते हैं बेंडिंग स्टिफनेस ऑफ BD मेंबर। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको हम अगर देखें तो ये हमारे पास किस चीज की इक्वल है, समेशन ऑफ बेंडिंग स्टिफनेस ऑफ एट जॉइंट B। तो यहाँ पे देखिए हम इसको लिख सकते हैं कि नेगेटिव ऑफ द समेशन ऑफ बेंडिंग स्टिफनेस एट जॉइंट B इनटू थीटा, in which summation KB represents the sum of bending stiffnesses of all the members connected to joint B. The rotational stiffness of a joint is defined as the moment required to cause a unit rotation of the joint. Now equation 18 we see that the rotational stiffness of a joint equal to the sum of bending stiffness of all the members rigidly connected to the joint. तो जो हमारे पास रोटेशनल स्टिफनेस है वो हमारे पास किस चीज की इक्वल है, सम ऑफ ऑल द बेंडिंग स्टिफनेस ऑफ ऑल द मेंबर्स रिजिडली कनेक्टेड टू दैट जॉइंट, तो इसकी इक्वल है। यानी जो हमारे पास बेंडिंग स्टिफनेस ऑफ मेंबर है किसी भी एक जॉइंट से, जितने भी मेंबर कनेक्टेड है, तो उन मेंबर्स के जो बेंडिंग स्टिफनेस का सम है वो हमारे पास रोटेशनल स्टिफनेस की इक्वल है। यहाँ पे जो नेगेटिव साइन जो था इक्वेशन 18 में, वो बिकॉज ऑफ साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन हमने ली थी, तो उस साइन कन्वेंशन की वजह से वो हमारे पास नेगेटिव आंसर आया। To express member end moments in terms of applied moment M, we first rewrite equation 18 in terms of relative bending stiffness of member S. अब हम अगर ये जो एंड मोमेंट्स हैं इसको हम इन टर्म्स ऑफ जो अप्लाइड मोमेंट M है उससे डिनोट करना चाहें, तो इस केस में हम क्या करेंगे कि सबसे पहले तो ये जो हमारी इक्वेशन थी इक्वेशन 18 ये वाली, इसको हम क्या करेंगे कि रिलेटिव बेंडिंग स्टिफनेस ऑफ मेंबर्स के इन टर्म्स में लिखेंगे। तो रिलेटिव बेंडिंग स्टिफनेस के मेंबर्स के इन टर्म्स में जब लिखेंगे तो हमारे पास ये m जो है इक्वल हो जाएगा 4E इंटू KBA प्लस KBC प्लस KBD इंटू थीटा, यानी -4E समेशन ऑफ KB इंटू थीटा। ये K जो डिनोट है ये रिलेटिव बेंडिंग स्टिफनेस है, और ये जो K बार था ये आपके पास बेंडिंग स्टिफनेस था। तो यहां से अगर हम थीटा की वैल्यू निकालें तो थीटा हमारे पास किस चीज की इक्वल हो जाएगा, m डिवाइडेड बाय दिस 4E into summation KB. Now by substituting equation 19 into 15 through 17 we obtained, अब ये जो थीटा की वैल्यू है, अगर ये थीटा की वैल्यू हम ये जो तीन इक्वेशंस हैं यहाँ पे पुट करें तो हमारे पास जो MBA की वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी -KBA डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ KB into M,
MBC की वैल्यू आ जाएगी माइनस KBC डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ KB इंटू M। ये आपके पास अप्लाइड मोमेंट है, ये आपके पास रिलेटिव बेंडिंग स्टिफनेस ऑफ जस्ट जिस मेंबर पे हम मोमेंट फाइंड कर रहे हैं उस मेंबर का है, डिवाइडेड बाय रिलेटिव बेंडिंग स्टिफनेस ऑफ all the members connected to joint B. Similarly, for MBC member, we have relative bending stiffness of BC member divided by sum of all the members connected to joint B. There's a relative bending stiffness of all the members connected to joint B into the multiply by applied moment. And for MBD member, we have relative bending stiffness of BD member divided by sum of all the relative bending stiffness connected to joint B into applied moment. From equation 20 through 22, we see that the applied moment M is distributed to the three members in proportion of their relative bending stiffness. अब अगर इक्वेशन 20, 21 एंड 22 ये जो तीन इक्वेशंस हैं, ठीक है, इन तीन इक्वेशंस को अगर हम देखें तो हमारे पास जो अप्लाइड मोमेंट है वो तीनों मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट जो है ऐसे हुआ है कि वो आपके पास डिस्ट्रीब्यूट हुआ है इन प्रोपोर्शन ऑफ देयर रिलेटिव बेंडिंग स्टिफनेस। ये देखें आपके पास प्रोपोर्शन ऑफ रिलेटिव बेंडिंग स्टिफनेस है, जस्ट सेम जैसे आप एस्टिमेशन में पढ़ चुके हैं कि हम जब कोई भी कंक्रीट का वॉल्यूम है उससे हम उसके कंस्टिट्यूएंट्स निकालते हैं, यानी सीमेंट, सैंड हो गया, कोर्स एग्रीगेट हो गया, तो वो हम कैसे निकालते हैं कि वो हम प्रोपोर्शन निकालते हैं। सेम उसी तरह लेट सपोज अगर वो आपके पास 1 to 4 है तो अगर उसमें सीमेंट 1 है तो वो हम 1 डिवाइडेड बाय 7 लिखते हैं, ठीक है। वो 1 आपके पास क्या है, सीमेंट का प्रोपोर्शन है, डिवाइडेड बाय 7 आपके पास कंप्लीट प्रोपोर्शन है, यानी 1 + 2 + 4। तो सेम उसी तरह ये भी आपके पास प्रोपोर्शन ऑफ द रिलेटिव बेंडिंग स्टिफनेस है कि आपके पास ऊपर क्या है कि रिलेटिव बेंडिंग स्टिफनेस ऑफ दैट इंडिविजुअल मेंबर डिवाइडेड बाय रिलेटिव बेंडिंग स्टिफनेस ऑफ ऑल द मेंबर्स कनेक्टेड टू जॉइंट बी। So the ratio of K divided by summation of KB for a member is termed as distribution factor। तो ये जो आपके पास रेशो है K divided by summation of KB, ये आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर है of that member for end B, and it represents the fraction of the applied moment M that is distributed to the end B of the member। तो ये आपके पास, इससे आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आपके पास फ्रैक्शन में आएगी, ठीक है। और वो जो आपके पास फ्रैक्शन है वो शो करेगा कि जो अप्लाइड मोमेंट आपकी लगी हुई है तो वो कितनी आपकी डिस्ट्रीब्यूट होगी एट एंड बी ऑफ दैट मेंबर। यानी हमारे पास तीन मेंबर्स थे जो कि एंड बी से कनेक्टेड थे, तो अब अप्लाइड मूवमेंट एक लगी थी, तीन मेंबर्स थे, तो वो तीन मेंबर्स पे वो एक मूवमेंट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी, यानी किस मेंबर पे कितने कितने परसेंट या कितने कितने फ्रैक्शन में डिस्ट्रीब्यूट होगी, वो आपके पास क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर बेसिकली उसको डिनोट करता है। सो इक्वेशन 20 through 22 वी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, अब अगर MBA को देख लें तो इसको हम लिख सकते हैं कि ये जो K डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ KB है इसको हम डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर ऑफ BA लिख सकते हैं। सिमिलरली ये जो आपके पास KBC डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ KB है इसको हम डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर ऑफ मेंबर BC लिख सकते हैं। एंड फॉर BD मेंबर ये जो आपके पास KBD है डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ KB है इसको हम डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर ऑफ BD लिख सकते हैं, और ये साथ में आपके पास अप्लाइड मोमेंट है। In which distribution factor is equal of BA is KBA divided by summation of KB, distribution factor KBC BC is equal to KBC divided by summation of KB, and distribution factor of BD जो है वो आपके पास relative bending stiffness of BD divided by sum of all the relative bending stiffness connected to joint B are the distribution factors for end B of member AB, BC and BD respectively। तो ये आपके पास distribution factors थे। अब फॉर एग्जांपल अगर जॉइंट बी ऑफ द फ्रेम जो है उस पे हमारे पास क्लॉकवाइज मूवमेंट लगी है 150 के फीट की, तो ये जो हमारे पास M है ये किस चीज की इक्वल हो जाएगा, अप्लाइड मूवमेंट 150 के फीट के, और हमारे पास लेंथ 1 और लेंथ 2 जो है वो 20 फीट की इक्वल है, और लेंथ 3 हमारे पास 30 फीट की इक्वल है।
और जो आई है तीनों का वो आपके पास इक्वल है, कांस्टेंट है, यानी I1 I2 I3 आपके पास आई की इक्वल है। तो हमारे पास के बी ए और के बी सी ये आपके पास इक्वल हो जाएंगे ये किस चीज के, क्योंकि ये दोनों इसलिए इक्वल किए हैं क्योंकि इनका आई भी सेम है, इनकी लेंथ भी सेम है। ठीक है, तो ये आपके पास इक्वल हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू दैट फार्मूला। ये आपके पास आई बाय एल के इक्वल होते हैं। तो आई आपके पास आई हो गया, लेंथ इनकी 20 फीट है, तो आई बाय एल इज इक्वल टू 0.05 आई। इसी तरह सिमिलरली के बी डी को अगर आप देखें तो ये डिफरेंट इसलिए है, एक तो लेंथ भी डिफरेंट है लेकिन लेंथ का इतना इफेक्ट नहीं है। ये आपका डी जो सपोर्ट डी है वो आपके पास हिंज्ड है, और सपोर्ट ए और सी जो है वो आपके पास फिक्स्ड सपोर्ट थी, तो इसलिए इस केस में आई बाई एल फार्मूला है, और इस केस में 3/4 आई बाई एल जो है वो फार्मूला है रिलेटिव बेंडिंग स्टिफनेस का, जो कि ऑलरेडी हम पिछली स्लाइड्स में डिस्कस कर चुके हैं। तो 3/4 आई डिवाइडेड बाय लेंथ, और इसकी लेंथ हमारे पास 30 फीट है, तो यहां से 0.025 आई हो गया। अब ये तो हमारे पास रिलेटिव बेंडिंग स्टिफनेस हो गया हर एक मेंबर का। Then the distribution factors for the end B of member AB, BC and BD are given by, तो अब इसके अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर्स फाइंड करना चाहें तो वो हमारे पास किस चीज के इक्वल होंगे, कि डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर बी ए मेंबर का किस चीज के इक्वल होगा, के ऑफ बी ए डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ के बी। ठीक है, यानी के बी ए डिवाइडेड बाय के बी ए प्लस के बी सी प्लस के बी डी। तो ये तीनों हम फाइंड कर चुके हैं, के बी ए भी फाइंड कर चुके हैं, के बी सी भी फाइंड कर चुके हैं, और के बी डी भी फाइंड कर चुके हैं। इनकी वैल्यूज हम पुट करेंगे तो हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर आएगा वो 0.4 आ गया। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर बीसी के लिए भी हमारे पास जो वैल्यू आई वो 0.4 आई, एंड डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर बीडी जो है इसकी वैल्यू हमारे पास 0.2 आई। These distribution factors indicates that 40% of 150 kf moment applied to joint B is exerted at end B of member AB, 40% at end B of member BC, and remaining 20% at end B of member BD। अब ये जो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर है 0.4, 0.4 एंड 0.2, तो ये आपको क्या इंडिकेट करता है कि 40% जो है मोमेंट 150 के फीट का 40% आपके पास बीए मेंबर जो है इस पे एक्सर्ट होगा, 40% आपका बीसी मेंबर पे एक्सर्ट होगा, और रिमेनिंग जो 20% रह गया है, टोटल हमारे पास 100% था तो 40 प्लस 40 80 हो गया, और रिमेनिंग का 20% जो है वो बीडी मेंबर पे एक्सर्ट होगा। तो ऐसे जो है ये आपके पास जो अप्लाइड मूवमेंट है वो ऐसे फ्रैक्शंस में डिस्ट्रीब्यूट होगी इन तीनों मेंबर्स पे। The movements at end B of the three members are, अब जो at end B पे आपके पास जो मूवमेंट होगी वो आपके पास कितनी होगी, तो MBA जो है वो आपके पास आपको पता था कि इक्वल है माइनस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर BA इनटू दैट मूवमेंट अप्लाइड। सो ये आपके पास नेगेटिव ऑफ दिस 0.4 हो गया इनटू 150, तो ये -60 हो गया। MBC जो है नेगेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर BC इंटू M, ये -0.4 इंटू 150 -60 हो गया, और MBD भी जो है ये आपके पास 0.2 इंटू 150 -30, तो ये आपके पास 30 के फीट हो गया। तो ये ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होगा 60 के फीट MBA पे BA मेंबर पे, 60 के फीट BC मेंबर पे, एंड 30 के फीट जो है वो आपके पास BD मेंबर पे होगा। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर की एक और बात यह है कि अगर आपके किसी भी जॉइंट पे जो मेंबर्स कनेक्टेड हैं तो उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर आएगा, लेट्स सपोज ये जॉइंट बी जो था यहाँ पे 3 मेंबर्स कनेक्टेड थे, तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का सम अगर आप देख लें तो सम आपके पास इक्वल टू 1 के आना चाहिए। 0.4 प्लस 0.4 0.8 प्लस 0.2 आपके पास 1 आपके पास वैल्यू आ गई है। अब बेस्ड ऑन द फोरगोइंग डिस्कशन, ये जो हमारी पीछे डिस्कशन है, distribution factor for an end of member that is rigidly connected to the adjacent joint equal to the ratio of relative bending stiffness of a member to the sum of the relative bending stiffness of all the members framing into the joint, that is distribution factor is equal to K divided by summation of K। तो ये जो हमारी पिछली डिस्कशन थी वो तो हम जो है एक फिक्स्ड हमने एक जॉइंट लिया था बी, तो वहां पे बी यूज हो रहा था,
अगर उसको हम इन जनरल देखें तो इन जनरल हमारे पास बेसिकली यहाँ पे ये कहा गया है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर है, तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर हमारा जो है वो इक्वल होगा relative bending stiffness of a member divided by sum of all the relative bending stiffness connected to that specific joint. Next हमारे पास है fixed end moments. Fixed end moments expression for some common types of loading condition as well as for the relative displacement of a member and are given inside back cover of the book. ये आपको पता है last slope deflection equation के टॉपिक में हम यूज कर भी चुके हैं कि हमारे पास जो फिक्स एंड मूवमेंट की एक्सप्रेशन है तो वो हमारे पास बुक में एक टेबल गिवन है, वहां पे ऑलरेडी गिवन है। अब मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में क्या कहते हैं कि जो इफेक्ट ऑफ जॉइंट ट्रांसलेशन ड्यू टू सपोर्ट सेटलमेंट है एंड साइड स्वे है आर आल्सो टेकन इनटू अकाउंट बाय मींस ऑफ फिक्स्ड एंड मूवमेंट। तो जो मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड है, यहाँ पे हमारे पास जब जॉइंट ट्रांसलेशन होती है ड्यू टू सपोर्ट सेटलमेंट या जो साइड स्वे होती है, तो वो भी हम क्या करते हैं कि वो हम इस मेथड में फिक्स्ड एंड मूवमेंट में एज्यूम करते हैं कि ये भी हमारे पास इसकी वजह से फिक्स्ड एंड मूवमेंट आ रही है। let us suppose consider this fixed and beam of figure। ये हमारे पास एक ए बी बीम है जो कि फिक्स्ड एंड है, जिसकी लेंथ एल है और ये जो है कांस्टेंट है। A small settlement delta of the left end A of the beam with respect to right end B causes the beam chords to rotate counterclockwise by an angle psi delta by L। अब ये जो A end है, अगर ये यहाँ पे आपके पास ये डेल्टा जो है स्मॉल सेटलमेंट आ जाए, तो इसकी वजह से सेटलमेंट की वजह से हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉर्ड रोटेशन आ जाएगी, जो कि हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज है, काउंटर क्लॉकवाइज है, और वो हमारे पास किस चीज की इक्वल है, साई इज इक्वल टू डेल्टा डिवाइडेड बाय लेंथ। अब ये जो हमारे पास बीम है, इसके लिए अगर हम स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन लिखें फॉर टू एंड मोमेंट विद साइज इक्वल टू डेल्टा बाय एल एंड बाय सेटिंग थीटा ए थीटा बी फिक्स्ड एंड मोमेंट ए बी फिक्स्ड एंड मोमेंट बी ए ड्यू टू एक्सटर्नल लोडिंग इक्वल टू 0 वी ऑब्टेन। तो यहाँ पे एक्सटर्नल लोडिंग की वजह से अगर थीटा ए देखें थीटा बी देखें, वो दोनों आपके पास जीरो होंगी क्योंकि फिक्स सपोर्ट्स हैं। ए सपोर्ट फिक्स्ड है, रोटेशन नहीं होगी, बी सपोर्ट आपके पास फिक्स्ड है, रोटेशन नहीं होगी। फिक्स्ड एंड मोमेंट ए बी और फिक्स्ड एंड मोमेंट बी ए ड्यू टू एक्सटर्नल लोडिंग, जो आपके पास अप्लाइड लोडिंग होती है उसकी वजह से भी जीरो होगी क्योंकि यहाँ पे हमने कोई अप्लाइड लोड नहीं लिया। तो इस केस में यहाँ पे हमारे पास जो फिक्स्ड एंड मोमेंट बनेगी वो सिर्फ और सिर्फ बनेगी दिस सेटलमेंट डेल्टा की वजह से, और वो हमारे पास क्या बनेगी, हम स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन यूज करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन हमारे पास फार्मूला है 2EI डिवाइडेड बाय लेंथ, 2EI डिवाइडेड बाय लेंथ, तो वो आपके पास 2EI डिवाइडेड बाय लेंथ हो गया। साथ में फिर हमारे पास क्या आता है 2 थीटा ए फॉर ए बी, 2 थीटा ए प्लस थीटा बी, लेकिन थीटा ए थीटा बी दोनों जीरो है, माइनस 3 साई। सो जो माइनस आपके पास 3 साई है, तो वो आपके पास 2EI डिवाइडेड बाय लेंथ से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 इंटू 3 6 हो जाएगा, और EI, और यहाँ पे साई की वैल्यू हमारे पास डेल्टा डिवाइडेड बाय लेंथ है, तो वो अब आपके पास EI डिवाइडेड बाय लेंथ था, तो साई की वैल्यू डेल्टा बाय लेंथ आई, तो आपके पास EI डेल्टा डिवाइडेड बाय यहाँ पे एक लेंथ और हो गया, और ये आपके पास L स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो या सिमिलरली अगर आप फिक्स एंड मूवमेंट बीए भी करना चाहें तो वो भी सेम आपके पास यही होगा, क्योंकि जो डिफरेंस होता है वो आपके पास इन रोटेशंस में होता है और फिक्स्ड एंड मूवमेंट में होता है। साई तो दोनों के लिए आपका सेम होता है, और इसी तरह 2EI डिवाइडेड बाय लेंथ भी आपके पास एक कांस्टेंट वैल्यू होती है जो कि दोनों के लिए सेम ही होती है, क्योंकि उसमें EI भी सेम होती है और लेंथ भी ऑफ मेंबर जो है आपके पास सेम होती है। तो सेटलमेंट की वजह से जो आपके पास फिक्स्ड एंड मूवमेंट यहाँ पे आई, वो आपके पास किस चीज की इक्वल आई, -6EI डेल्टा डिवाइडेड बाय लेंथ स्क्वायर आई, इन विच फिक्स्ड एंड मूवमेंट AB and BA denote the fixed end moment due to relative translation delta between the two ends of the beam. Note that the magnitudes as well as directions of the two fixed end moment are the same. यहाँ पे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अगर आप देख लें, दोनों जो है फिक्स्ड एंड मूवमेंट है उनकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों आपके पास सेम है।
अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अगर हम फिगर को देखें, जब हमारे पास रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट काज बाय कॉर्ड रोटेशन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो, तो फिक्स्ड एंड मूवमेंट जो है वो हमारे पास क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ जाती है, टू मेंटेन जीरो स्लोप एज द टू एंड्स ऑफ द बीम। Conversely, if the chord rotation due to relative displacement is clockwise, अब ये जो आपके पास chord rotation है, अगर ये आपके पास एंटी क्लॉकवाइज होगा तो आपने जो फिक्स्ड एंड मूवमेंट है वो क्लॉकवाइज लेने हैं। अगर ये आपके पास क्लॉकवाइज होगा तो आपने जो फिक्स्ड एंड मूवमेंट यानी ड्यू टू सेटलमेंट है वो आपने ऑपोजिट डायरेक्शन में लेने हैं। ये जो टर्म्स हैं आपके इस मेथड में यूज होंगे, जो कि पीछे हमने टर्मिनोलॉजीज जो पढ़ी हैं। अगर MDM यूज हो तो इसका मतलब है मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, अगर MD टेबल यूज हो तो इसका मतलब है मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। COM डिनोट्स कैरी ओवर मोमेंट, COF इंडिकेट्स कैरी ओवर फैक्टर, DM denotes distributed movement and UM denotes unbalanced movement। तो ये अगर ये टर्म्स आपके पास ये एब्रीवेशंस यूज हो तो आपको पता होना चाहिए कि ये इसका क्या मतलब है। अब ये जो पीछे हमने पढ़ा है तो इसका अगर हम बेसिक कॉन्सेप्ट देखें तो बेसिक कॉन्सेप्ट जो इसका है, लेट्स सपोज ये हमारे पास एक बीम है, ठीक है, इसको एनालाइज करना है यूजिंग मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। तो हमारे पास यहाँ पे अगर हम देखें, सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर आपके पास आ रहा है, तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर्स में द फर्स्ट स्टेप ऑफ इन द एनालिसिस इज टू कैलकुलेट द डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर एट दोज जॉइंट्स ऑफ द स्ट्रक्चर्स दैट आर फ्री टू रोटेट। सेम उसी तरह वहां पे भी हम वो जॉइंट लेते थे जो फ्री टू रोटेट था, स्टोप डिफ्लेक्शन मेथड में भी यहाँ पे भी वो जॉइंट लेने हैं जो फ्री टू रोटेट हो। उन जॉइंट्स पे हमने क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर्स सबसे पहला स्टेप होगा जो हम फाइंड करेंगे। और डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कैसे फाइंड होता है, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर आपका इक्वल होता है रिलेटिव बेंडिंग स्टिफनेस ऑफ दैट मेंबर डिवाइडेड बाय रिलेटिव बेंडिंग स्टिफनेस ऑफ द मेंबर्स कनेक्टेड टू दैट जॉइंट। We can see that only joint B and C of the continuous beam are free to rotate. The distribution factors of joint B are, यहाँ पे joint B और C अगर आप देखें ये free to rotate हैं, क्योंकि joint A and D fixed हैं तो वो उनमें rotation zero है, नहीं हो सकती। तो इन दो पे हमने क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर्स लेने हैं। अब डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर ऑफ जॉइंट बी देखें तो जॉइंट बी के साथ कौन से दो मेंबर्स कनेक्टेड हैं, एक AB मेंबर कनेक्टेड है, एक BC मेंबर कनेक्टेड है, ठीक है। तो हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर आएगा वो एक BA का आएगा, एक BC का आएगा, ठीक है। यहाँ से एक BA हो जाएगा, यहाँ से एक BC हो जाएगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर BA जो है ये किस चीज के इक्वल होगा, KBA डिवाइडेड बाय KBA प्लस KBC। मतलब सेम वही है कि यहाँ पे आपके पास relative bending stiffness of that member, ठीक है, BA divided by relative bending stiffness of all the members connected to that joint which we are taking. We are taking considering joint B here. So all the relative bending stiffness of members connected to that joint B will be in the denominator. So KBA जो है ये आपके पास किस चीज का इक्वल है, फार एंड अगर आप देखें आपके पास क्या है, फिक्स सपोर्ट है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास जो के बी आएगा तो वो किस चीज की इक्वल हो जाएगा, आई बाय लेंथ के, ठीक है। तो आई डिवाइडेड बाय लेंथ आपके पास 20 फीट है, कि यहाँ पे भी के बी ए के बी सी है तो यहाँ पे भी आई बाय लेंथ 20 हो गया। के बी सी का भी लेंथ अगर आप देखें 20 है तो आई बाय लेंथ 20 है, तो इसलिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, 2 आई डिवाइडेड बाय 20, क्योंकि i बाई 20 ये हो गया प्लस i बाई 20 आपके पास ये हो गया, तो 2i बाई 20 इनका रेशियो लिया तो ये हमारे पास किस चीज की इक्वल आ गया, 0.5 की इक्वल हो गया। फिर डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर BC अगर आप देखें तो ये किसकी इक्वल होगा, KBC डिवाइडेड बाय KBA प्लस KBC। तो KBC i बाई 20 की इक्वल है, KBA भी i बाई 20 की इक्वल है, तो i बाई 20 डिवाइडेड बाय 2i बाई 20 इक्वल टू 0.5। सिमिलरली फॉर जॉइंट सी अगर आप जॉइंट सी के लिए देखें तो इसके साथ एक CB मेंबर कनेक्टेड है, एक CD मेंबर कनेक्टेड है। तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर एक CB लेंगे, एक CD लेंगे। तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर आपका CB के लिए क्या हो जाएगा, KCB डिवाइडेड बाय KCB प्लस KCD।
के सी बी जो है वो आपके पास क्या हो जाएगा, आई बाय लेंथ, तो आई डिवाइडेड बाय लेंथ 20 फीट है, तो आई बाय 20, के सी बी आपके पास आई बाय 20, लेकिन अगर सी डी मेंबर देखें तो इसकी लेंथ 15 है, तो ये आई बाय 15 हो जाएगा। तो इसका हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.429। सिमिलरली फॉर सी डी मेंबर आपके पास नॉमिनेटर में के सी डी आ जाएगा और डिनोमिनेटर में वही के सी बी प्लस के सी डी। तो के सी डी रिलेटिव बेंडिंग स्टिफनेस ऑफ सी डी मेंबर, ये आई बाय लेंथ है, तो इसकी लेंथ 15 मीटर है, 15 फीट है, तो आई बाय 15 डिवाइडेड बाय दिस वन, इसका आई बाय 20 और के सी डी का आई बाय 15, तो ये आपके पास इक्वल हो जाएगा 0.571 के। नोट दैट द सम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर एट ईच जॉइंट मस्ट इक्वल टू 1। ये जो है इसका सम आपके पास 1 के इक्वल होना चाहिए। जिस तरह ये देखें, इसका आपके पास 0.5.51 हो गया, सिमिलरली 0.429, 0.571, ये भी आपके पास 1 हो गया। The distribution factor are recorded in boxes directly beneath the corresponding member and on the top of the moment distribution table। ये जो आपके पास ये एक मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन टेबल इसके बाद ड्रा होगा और इसमें आपके पास जो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर्स हैं वो जस्ट बीनीथ टॉप पे आपके पास यहाँ आएंगे। अब के बी ए जो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर बी हमारे पास 0.5 था, वो यहाँ लिख देना है। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर बी सी हमारे पास 0.5 था, वो यहाँ लिख देना है। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर बी सी बी जो है वो 0.429 था, वो यहाँ पे आ जाएगा और डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर सी डी जो है वो 0.571 था, वो आपके पास यहाँ आ जाएगा। तो सबसे जो पहला स्टेप है वो आपका जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का होता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर आपका जैसे ही फाइंड हो तो वो आपने डायरेक्टली जो जॉइंट जिस जॉइंट के डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर है वो आपने उसके नीचे लिख देने हैं। जी अरशद इकबाल। जी अरशद इकबाल, पूछें क्या क्वेश्चन है। सर ये रिकॉर्डिंग भूल गए थे, वो बता रहा था कि रिकॉर्डिंग भूल गए आप। नहीं नहीं, रिकॉर्डिंग नहीं भूला, रिकॉर्डिंग जो है वो लग जाती है। ठीक ठीक। तो ये जो हमारे पास पहले स्टेप में डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर हो गया वो तो आपने यहाँ पे लिख दिए। फिर आपके पास फिक्स्ड एंड मूवमेंट्स आ गई। तो फिक्स्ड एंड मूवमेंट आपके पास जिस जिस मेंबर की, अब यहाँ पे फिक्स्ड एंड मूवमेंट ए बी थी वो उसकी वैल्यू +50 थी, तो वो यहाँ पे लिख देनी है। यहाँ पे फिक्स्ड एंड मूवमेंट बी ए की जो वैल्यू थी वो यहाँ पे आ जाएगी -50। इसी तरह फिक्स्ड एंड मूवमेंट बी सी की वैल्यू +75 थी, वो आपने यहाँ पे लिख देनी है। और फिक्स्ड एंड मूवमेंट सी बी की वैल्यू -75 थी, वो यहाँ लिख देनी है। इसी तरह यहाँ पे अगर आपके पास फिक्स्ड एंड मूवमेंट सी डी, यहाँ पे कोई लोडिंग होती वो जो आती वो आपने यहाँ लिख देनी थी और फिक्स्ड एंड मूवमेंट डी सी आपने यहाँ पे लिख देनी थी। तो ये आपका सेकंड स्टेप हो गया। फिर थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं कि बैलेंसिंग जॉइंट सी, ठीक है। तो जो हमारे पास फ्री टू रोटेट जो जॉइंट्स होते हैं उस पे हम मूवमेंट बैलेंसिंग करते हैं। सिंस जॉइंट बी एंड सी आर एक्चुअली नॉट क्लैम्प्ड, तो वो एक्चुअली तो क्लैम्प्ड नहीं है, वो तो हमने फिक्स्ड एंड मोमेंट्स फाइंड करने के लिए इसको क्लैम्प किया था। we release them one and at a time, let us begin at joint C। तो इसमें से हम क्या करेंगे कि एक को रिलीज करेंगे, जिस तरह हमने पहली स्लाइड पे पढ़ा था कि एक को हम रिलीज करते हैं, बाकी सारे जॉइंट्स को हम रिस्ट्रेंट कर देते हैं। तो लेट सपोज ये C से स्टार्ट लेते हैं, तो C को अगर ये रिलीज करें तो from the figure we can see that there is a -75 kip feet clockwise fixed end movement at end C of member BC, whereas no movement exists at end C of member CD। तो यहाँ पे अगर इस C को हम रिलीज करें तो यहाँ पे अगर हम मूवमेंट देखें, हमारे पास -75 यानी क्लॉकवाइज 75 की मूवमेंट लगी हुई है, ठीक है, CB मेंबर के लिए। और CD मेंबर की तरफ से अगर हम देखें तो कोई भी मूवमेंट नहीं लगी। As long as joint C is restrained against rotation by clamp, the -75 kip feet unbalanced movement is absorbed by the clamp। जब तक ये आपके पास clamp है यानी fixed कर दिया गया है, तो ये -75 kip feet unbalanced movement जो है इसको ये clamp जो है तब तक absorb करता जाएगा। लेकिन जब हम ये imaginary clamp जो है रिमूव करेंगे
टू रिलीज द जॉइंट, इस जॉइंट को रिलीज करेंगे तो जो -75 के फीट अनबैलेंस्ड मोमेंट है ये एक्ट करेगी एट दैट जॉइंट काजिंग इट टू रोटेट इन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन अंटिल इट इज इन इक्विलिब्रियम। तो ये आपके पास क्या होगा कि ये इस जॉइंट को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा, तब तक रोटेट करेगा जब तक कोई ऐसी एक मोमेंट ना लगे जो कि इस अनबैलेंस्ड मोमेंट को बैलेंस करे, यानी ये इक्विलिब्रियम में हो जाए। ठीक है, तो द रोटेशन ऑफ जॉइंट सी causes the distributed moment CB and CD to develop at end C of member BC and CD, which can be evaluated by multiplying the negative of the unbalanced moment by distribution factor CB and CD respectively। अब ये जो आपके पास अनबैलेंस्ड मोमेंट है तो ये आपके पास कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड मोमेंट में कन्वर्ट होगी। अब जॉइंट सी पे है तो जॉइंट सी के साथ कनेक्टेड है सीबी मेंबर और जॉइंट सी के साथ कनेक्टेड है सीडी मेंबर, तो ये यहाँ और यहाँ कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो वो डिस्ट्रीब्यूटेड मेंबर्स हम जो है ऑलरेडी पिछली स्लाइड में पढ़ चुके हैं कि जो कि इक्वल होता है डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय दैट मोमेंट। ठीक है, नेगेटिव ऑफ दैट मोमेंट। यहां पे अगर आप देखें तो मोमेंट हमारे पास -75 था तो नेगेटिव ऑफ दैट मोमेंट करेंगे। जो फार्मूला था, अगर मैं आपको यहां पे दिखाऊं फार्मूला, तो ये देखें डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, नेगेटिव ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर इनटू मोमेंट था। ठीक है, तो उस नेगेटिव की वजह से ये -75 जो आपका है ये आपका क्या हो जाएगा, +75 हो जाएगा। नेगेटिव ऑफ मूवमेंट इनटू डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर यहाँ पे 0.429 था तो इससे +32.2 के फिट आ गया और यहाँ पे आपके पास 0.571 इंटू नेगेटिव ऑफ दैट -75 वो +75 हो जाएगा इज इक्वल टू 42.8 के फीट। These distributed moments are recorded in line 2 of moment distribution table and a line is drawn beneath them to indicate that joint C is now balanced। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा कि ये अनबैलेंस्ड मूवमेंट जो -75 थी इसको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है इस जॉइंट सी के साथ जो जो मेंबर्स कनेक्टेड थी। यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूट होगा वो 32.2 आ गया। कैसे होगा, नेगेटिव ऑफ दैट मूवमेंट मल्टीप्लाई बाय दिस डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर 75 इंटू 0.429 करेंगे 32.2 आ जाएगा एंड 75 इंटू 0.571 करेंगे 42.8 आ जाएगा और इसके नीचे एक लाइन ड्रा कर देंगे जिससे ये शो होगा कि अब ये जो जॉइंट सी है ये हमारा बैलेंस हो गया है, बैलेंस जॉइंट सी एंड कैरी ओवर। तो अब कैरी ओवर के लिए क्या करते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटेड मोमेंट एट सी ऑफ मेंबर बी सी इंड्यूस्ड a carryover moment at the far end of B which can be determined by multiplying the distributed moment to the carryover factor of the member। अब ये जो हमारे पास मोमेंट आ गई तो हमने पढ़ा है कि ये फार एंड पे कैरी ओवर होती है और कितनी कैरी ओवर होती है कि अगर सिंस जॉइंट बी रिमेन्स क्लैम्प्ड, जॉइंट बी आपके पास क्लैम्प्ड है तो कैरी ओवर फैक्टर ऑफ मेंबर बी सी जो है वो आपके पास हाफ होगा। तो कैरी ओवर मोमेंट ऑफ मेंबर बी सी जो है वो कैरी ओवर फैक्टर इनटू डिस्ट्रीब्यूटेड मोमेंट, यानी सिंपली देखा जाए तो जो आपके पास मोमेंट आई है उसका हाफ आपका फार एंड पे कैरिड ओवर होगा। ठीक है, सिमिलरली डीसी मेंबर के लिए भी हाफ आपका कैरिड ओवर होगा दूसरे फार एंड पे। अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे अगर आप देखें ये 32 तो यहाँ पे आप ये देखें कि ये देखें जितनी हमारे पास ये मूवमेंट आएगी तो इसके फार एंड पे ये हाफ आपके पास कैरी ओवर हो रही है। यहाँ पे ये देखें कैरी ओवर हो गई हाफ इसका 42.8 का 24.1 और यहाँ पे आपके पास हाफ जो है वो कैरी ओवर हो गई 16.1। यहाँ पे अगर आप ये देखें 21.4 है, यहाँ पे गलती से 24.1 लिखा है, अगर हाफ कैरी ओवर होगा तो यहाँ पे 21.4 कैरी होगा। अब जब ये हमारे पास हो गया तो इसके बाद the total member and movements at this point in this analysis are depicted in figure। ठीक है, ये आपके पास 42.8 और ये आपके पास 21.4 आ जाएगा।
It can be seen that joint C is now in equilibrium because it is subjected to two equal but opposite moments. Joint B, however, is not in equilibrium and it needs to be balanced. अब तो joint C जो है उसको तो हमने बैलेंस कर दिया है, ठीक है, लेकिन जो हमारे पास joint B है वो हमारे पास बैलेंस्ड नहीं है और उसको अब बैलेंस करना है. तो उसके लिए हम क्या करेंगे? We release joint B and imaginary clamp is applied to joint C and in its rotated position. ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि जो जॉइंट बी है उसको हम बैलेंस करेंगे. उसके लिए क्या करेंगे? The unbalanced moment at joint B is obtained by summing all the moments acting at the end B of the member AB and BC which is rigidly connected to joint B. From the moment distribution table line 1 and 2, we see that there is a minus 50 kip feet fixed end moment at end B of member AB, whereas the end B of member BC is subjected to plus 75 fixed end moment and a 16.1 kip feet carryover moment. तो अनबैलेंस्ड मूवमेंट टोटल हमारे पास जो जॉइंट बी पे होगी वो हम क्या करेंगे कि जितनी हमारे पास मूवमेंट्स हैं उनका हमने सम ले लेना है और एट द एंड जो वैल्यू हमारे पास आएगी, चाहे पॉजिटिव में आए नेगेटिव में आए जितनी भी आए, वो हमारे पास क्या हो जाएगी? अनबैलेंस्ड मूवमेंट एट दैट जॉइंट. ठीक है, जिस तरह अगर हम यहां से देखें तो इस जॉइंट पे हमारे पास एक -50 एक +75 आ रहा था, लेकिन साथ में ये देखें इस जॉइंट को अगर हम देखें हमारे पास +16.1 भी आ रहा है. तो जॉइंट बी पे अगर हम देखें हमारे पास ये तीन मूवमेंट्स हैं, तो इन वो तीन मूवमेंट्स का जब हम सम लेंगे, जो फाइनल हमारे पास मूवमेंट रहेगी वो हमारे पास क्या हो जाएगी? अनबैलेंस मूवमेंट एट जॉइंट बी. अब ये जो अनबैलेंस मूवमेंट है इसको हमने जॉइंट बी को बैलेंस करना है, तो बैलेंसिंग के लिए हम क्या करते हैं कि डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं इस मूवमेंट को, और इसके जो डिस्ट्रीब्यूटेड मूवमेंट आएंगे, अब बी पे है तो यहाँ पे हमारे पास दो मेंबर्स कनेक्टेड हैं, एक बी ए एक बी सी, तो डिस्ट्रीब्यूटेड मूवमेंट बी ए आ जाएगा और डिस्ट्रीब्यूटेड मूवमेंट बी सी आ जाएगा. अब ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? डिस्ट्रीब्यूटेड मूवमेंट निकालने के लिए हमारे पास क्या है? नेगेटिव ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय दैट मूवमेंट. तो हमारे पास जो अनबैलेंस्ड मूवमेंट थी वो +41.1 थी, तो हमने नेगेटिव लेनी है -41.1, साथ में डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर मल्टीप्लाई कर देना है. इन दोनों का डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर अगर आपको याद हो हमने पहले स्टेप में किया है, वो आपके पास 0.5 एंड 0.5 आ रहा था. तो 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -20.6 एंड -20.6 आपके पास वैल्यू आ जाएगी. तो इसके बाद हम ये लिख लेंगे यहाँ पे -20.6 आ जाएगा और यहाँ पे आपका -20.6 आ जाएगा. लेकिन ये आपका फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? कैरी ओवर का. तो ये हाफ यहाँ पे कैरी ओवर होगा, -10.3 आ जाएगा, और ये हाफ यहाँ पे आपके पास कैरी ओवर होगा, -10.3 आ जाएगा. ये वही कह रहे हैं कि 1/2 जो है वो आपका कैरी ओवर होगा फार एंड ए और सी पे ऑफ मेंबर ए बी एंड बी सी रिस्पेक्टिवली. इसके बाद हम क्या करेंगे कि दोबारा हमारे पास अगर आप देखें तो जॉइंट सी पे हमारे पास जो है वो मूवमेंट आ गई है. यहाँ पे देखें -10.3 की हमारे पास यहाँ पे मूवमेंट आ गई है. इसको अगर आप देखें तो ये तो हमारे पास बैलेंस हो गया है, यहाँ पे आपके पास -10.3 आपके पास मूवमेंट आ गई है. तो इसको हम क्या करेंगे? इसको हम दोबारा जो है बैलेंस करेंगे. तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि इस -10.3 का नेगेटिव ले लेंगे, +10.3 आ जाएगा, और डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर से इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड मूवमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा. तो सी पे हमारे पास एक सी बी मेंबर है, एक सी डी मेंबर है, तो डिस्ट्रीब्यूटेड मूवमेंट सी बी जो है वो आपके पास 0.429 into नेगेटिव ऑफ दैट मूवमेंट, तो 4.4 आ जाएगा, और डिस्ट्रीब्यूशन मूवमेंट सी डी जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव ऑफ दैट मूवमेंट, तो वो आपके पास 5.9 वैल्यू आ गई. ठीक है, ये करेंगे. ये लाइन 4 में यहाँ पे कह रहे हैं कि लाइन 4 में लगाएंगे, तो लाइन 4 में जब हमने ये लगाया तो ये कैरी ओवर हो जाएगा हाफ यहाँ पे, तो 2.2 आ जाएगा, और इसका हाफ या कैरी ओवर यहाँ पे आ जाएगा, तो ये आपके पास 2.9 हो गया.
ठीक है। तो इसी तरह ये प्रोसेस आप करते जाएंगे तब तक करेंगे जब तक आपके पास बहुत ही नेग्लिजिबली स्मॉल वैल्यू ना आ जाए। जब नेग्लिजिबली स्मॉल वैल्यू आ जाए तो वहां पे आपने क्या कर देना है, प्रोसेस स्टॉप कर देना है। अब यहाँ पे देखें अगेन, अगर आप देखें तो यहाँ पे जॉइंट बी पे 2.2 पॉजिटिव जो है अनबैलेंस्ड मूवमेंट आ गई है। तो ये जो 2.2 पॉजिटिव अनबैलेंस्ड मूवमेंट है, इसको दोबारा हम वही प्रोसेस करेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, हाफ हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे, नेगेटिव करेंगे तो -1.1, यहाँ पे भी -1.1 और इनका हाफ कैरी ओवर होगा यहाँ पे तो -0.6 आ गया, यहाँ पे -0.6। अब बी तो बैलेंस हो गया, अब सी जो है आपके पास अनबैलेंस्ड रह गया -0.6। तो दोबारा हम यही प्रोसेस कह रहे हैं कि इसको दोबारा हम करेंगे और तब तक करेंगे जब तक हमारे पास बहुत ही स्मॉल वैल्यू ना आ जाए। ये देखें ये प्रोसेस हमने तब तक किया, ये देखें -0.1 -0.1 स्मॉल वैल्यू आ गई तो यहाँ पे हमने क्या कर देना है, प्रोसेस स्टॉप कर देना है। अब जब यहाँ पे प्रोसेस हम स्टॉप करेंगे तो हमने क्या करना है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारे पास जो फाइनल मेंबर एंड मूवमेंट्स होंगी, जो कि हम स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन में भी मेंबर एंड मूवमेंट्स निकालते थे, तो वो किस चीज के इक्वल हो जाएंगे, यहाँ पे ये जो आपके पास हर सपोर्ट पे आपके पास जो आपके पास हर एंड पे, यानी अगर ये आपके पास मेंबर ए बी है तो इसके इस एंड पे हमने देखना है कि जो मूवमेंट्स हमारे पास यहाँ पे हैं उसका हमने सम लेना है, वो हमारे पास फाइनल मूवमेंट हो जाएगा इस +50 -10.3 -0.6 इससे 39.1 आ जाएगा। इनका सम लेंगे, ये हमारे पास MBA की इक्वल हो जाएगा और ये -71.8 आ रहा है। इन सब का सम लेंगे वो हमारे पास इक्वल है +71.7 की, ये आपके पास MBC के इक्वल हो जाएगा। इनका हम सम लेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू -49 आ रही है, ये आपके पास MCB के इक्वल हो जाएगा और ये जो इनका सम लेंगे ये आपके पास +49 वैल्यू आ रही है, ये आपके पास MCD के इक्वल हो जाएगा। सिमिलरली ये इनका सम लेंगे तो ये हमारे पास MDC के इक्वल हो जाएगा। तो ये हमारे पास मेंबर एंड मूवमेंट्स आ जाएंगी जिस तरह हमारे पास स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन मेथड में थी। With the member and movements known, member and shears and support reactions can now be determined by considering the equilibrium of member joints. Shear force and bending moment diagram are same to those which are drawn in slope deflection method for the same beam. अब इसके बाद का जो बाकी जितना भी स्टेप है, जितनी भी प्रोसेस है, वो आपके पास सेम है, चाहे हम स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड यूज कर रहे हैं या हम मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड यूज कर रहे हैं। दोनों मेथड से हम क्या करते हैं, मेंबर एंड मूवमेंट्स निकालते हैं, उसके बाद के प्रोसेस हमारे पास मेंबर एंड शेयर निकालना, सपोर्ट रिएक्शन निकालना और शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना। तो ये जो बाकी स्टेप्स हैं मेंबर एंड मूवमेंट्स के बाद, वो सेम टू सेम आपके पास वही हैं जो हम स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन में मेथड में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जस्ट जो डिफरेंस था वो आपके पास ये था कि वहां पे हम स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशंस यूज करके मेंबर एंड मूवमेंट्स निकालते हैं और इस स्टेप में ये जो वो है प्रोसेस है, ये जो मेथड है, इसमें हम क्या करते हैं कि मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, यानी मूवमेंट को हम डिस्ट्रीब्यूट करते जाते हैं और एट द एंड हमारे पास फाइनल मूवमेंट्स आ जाती हैं। तो ये जो है आपका बेसिक जो है मेथड जो है, इस तरह आपने इस मेथड को फॉलो करके जो है मेंबर एंड मूवमेंट्स फाइंड करनी है। किसी भी आप मेथड को अगर आप एनालाइज करना चाहते हैं इनडिटरमिनेट बीम या फ्रेम को, तो ये मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड को हमने ऐसे यूज करना है। थैंक यू।